जिला कचहरी की पुरानी और जर्जर इमारतों के बीच तहसील का वो दफ्तर अपनी खस्ता हालत के बावजूद एक अजीब सा डर, दबाव और रहस्य अपने अंदर समेटे हुए था। उसकी ऊंची दीवारें और काले रंग के भारी लोहे के दरवाजे आम आदमी के लिए किसी किले के फाटक जैसे थे, जहां अंदर जाना आसान था, लेकिन इज्जत बचाकर बाहर निकलना मुश्किल। दफ्तर का हेड क्लर्क बहुत करप्ट और जालिम था। बिना पैसे लिए गरीबों की फाइल को हाथ भी नहीं लगाता था। एक दिन एक लाचार किसान आया और जमीन के कागजात के लिए अपनी बेटी के दहेज के पैसे क्लर्क के हवाले कर दिए। क्लर्क ने हंसते हुए पैसे गिने और रख लिए। उसी लम्हे किसान ने अपने सिर से पुरानी पगड़ी उतारी, कमर सीधी की और एक रौबदार आवाज में बोला। उसके रुतबे का असली चेहरा और पहचान देखते ही क्लर्क को वहीं बैठे बैठे दिल का दौरा पड़ गया। जून का महीना पूरे उफान पर था। आसमान से बरसती आग ने जमीन को इस कदर तपाया हुआ था कि नंगे पांव चलना नामुमकिन हो गया था। लू के गर्म थपेड़े चेहरे झुलसा रहे थे और हवा में उड़ती धूल ने हर चीज को मटमैला कर दिया था। फिर भी उस भयानक गर्मी और घुटन के बीच दफ्तर के बाहर लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। ये वही मजबूर और बदनसीब लोग थे जो अपनी जमीन के झगड़ों, विरासत के फेर और कागज बनवाने के लिए सुबह से ही यहाँ पर आकर बैठ जाते थे और घंटों लाइन में खड़े रहते थे। उनके चेहरों पर परेशानी की गहरी लकीरें थीं और आंखों में ऐसी बेबसी लिखी थी जिसे अंदर पंखों और ठंडी हवा में बैठे अफसर कभी पढ़ नहीं पाते थे। उस पूरे दफ्तर का काला सफेद सिस्टम जिस आदमी की मुट्ठी में था, उसका नाम था मुंशी चुन्नी लाल। लोग डर, मजबूरी और खौफ के मारे उसे बड़ा बाबू कहते थे। चुन्नीलाल सिर्फ एक क्लर्क नहीं था, बल्कि उस दफ्तर का बेताज बादशाह था। उसकी मर्जी के बिना वहां पत्ता भी नहीं हिलता था। उसका एक दस्तखत किसी की किस्मत बना सकता था और किसी की हंसती खेलती जिंदगी तबाह कर सकता था। 50 साल का चुन्नी लाल अपने हुलिये से ही लालच और चालाकी की तस्वीर लगता था। मोटा ताजा शरीर, बाहर निकला पेट, जो सालों की घूस और गरीबों की कमाई का सबूत था। उसकी छोटी छोटी आंखों में पैसों की चमक हमेशा तैरती रहती थी। पान से रंगे दांत और मोटे होठों पर हर वक्त तिरछी और जहरीली मुस्कान चिपकी रहती थी। चुन्नीलाल की जिंदगी का उसूल बिल्कुल साफ था। जिसकी जेब में वजन है, उसकी फाइल में पहिए लग जाते हैं, और जो खाली हाथ आता, उसकी अर्जी दीमक खा जाती या रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाती। उसने रिश्वत को अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझ लिया था। ना उसे भगवान का डर था, न कर्म का, न कानून का, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि कानून के लंबे हाथ भी उसकी जेब तक पहुंचते पहुंचते छोटे पड़ जाते हैं। दफ्तर के अंदर का मंजर बाहर की तपती दुनिया से बिल्कुल उल्टा था। जहां बाहर लोग प्यास और गर्मी से तड़प रहे थे, वहीं अंदर चुन्नी लाल छत के पुराने पंखे के नीचे अकड़ कर बैठा था। उसकी मेज पर फाइलों के ढेर लगे थे, जिन पर धूल जमी थी और मकड़ियों के जाले तने हुए थे। उन फाइलों में ना जाने कितने घरों की उम्मीदें और पीढ़ियों के फैसले दबे पड़े थे, मगर चुन्नी लाल के लिए बेबस कागज का ढेर थे। उसके सामने बैठा नायब नरेंद्र उसका दायां हाथ था। वही बाहर खड़े लोगों को छांटता और सिर्फ उन्हीं को अंदर जाने देता जिनकी हथेली गर्म करने की हैसियत होती। जो लोग खाली हाथ आते, वे घंटों बाहर धक्के खाते रहते। उस दिन भी रोज की तरह चुन्नीलाल अपनी कुर्सी पर पसर कर बैठा था और सामने रखे मोटे रजिस्टर में एंट्री कर रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, जिन्हें वो बार बार अपने मैले रूमाल से पोंछता और बड़बड़ाता कि ये गर्मी तो जान लेकर ही मानेगी। नरेंद्र ने मिट्टी के घड़े से पानी का गिलास बढ़ाते हुए खुशामद करने वाले लहजे में कहा, बाबूजी, आज तो गुहार लगाने वालों की तादाद कुछ ज्यादा ही लग रही है। बाहर मेले का समा है, लोग मक्खियों की तरह भिनक रहे हैं। चुन्नीलाल ने सिगरेट का गहरा कश लेकर धुएं के छल्ले हवा में उड़ा दिए और वही तीखे शब्द उगल दिए, भेड़ बकरियों का मेला है नरेंद्र। इनका काम सिर्फ मिमियाना और शोर मचाना है। ये 2 टके के लोग समझते हैं कि सरकारी दफ्तर इनके बाप का घर है। जब चाहा मुंह उठाकर चले आए। इन्हें क्या मालूम कि एक फाइल पर दस्तखत करने में कितनी मेहनत लगती है, कितना दिमाग खपाना पड़ता है और कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं।
नरेंद्र ने हंसते हुए हामी भरी। बिल्कुल सही कहा आपने सरकार। ये जाहिल देहाती क्या जाने कलम की इज्जत और कुर्सी की ताकत, बस रोते धोते रहते हैं। चुन्नीलाल ने रजिस्टर बंद किया और मेज की दराज खोलकर देखा, जहां सुबह से जमा हुई रिश्वत के नोट बिखरे पड़े थे। उसने इत्मीनान और लालच भरी नजर से नोटों को देखा और दराज को जोर से बंद कर दिया। ये उसकी रोज की कमाई थी, जो उसकी सरकारी तनख्वाह से 100 गुना ज्यादा थी। उसके घर में हर ऐशो आराम था। बच्चे शहर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ते थे और पौश इलाके में संगमरमर का बड़ा सा मकान बन रहा था। ये सब उन गरीब किसानों, विधवाओं और बेसहारा लोगों के खून पसीने की कमाई थी, जिसे वो बड़ी बेरहमी से निचोड़ता था। बाहर बरामदे में खड़े हुजूम में एक बूढ़ा और बेहद सीधा साधा आदमी भी था, जो सुबह से दीवार की छांव में बैठा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। उसका नाम रघुनाथ था, एक गरीब किसान, जिसके चेहरे पर धूप और जिंदगी की मार ने कालिक पोत दी थी। उसकी सफेद दाढ़ी धूल से भरी थी और कपड़े, जो कभी सफेद रहे होंगे, अब मिट्टी और पसीने से बदरंग हो चुके थे। सिर पर पुरानी सी पगड़ी थी, जो उसके खानदान की इज्जत की निशानी थी, मगर इस वक्त वो भी ढीली पड़ चुकी थी और पसीने से तर थी। रघुनाथ के कांपते हाथों में एक फाइल थी, जिसे उसने सीने से ऐसे चिपका रखा था जैसे वही उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद हो। ये फाइल उसकी पुश्तैनी जमीन की नकल थी, जिसे पाने के लिए वो पिछले 6 महीने से दफ्तर के चक्कर काट रहा था और जूतियां घिस चुका था। रघुनाथ की जवान बेटी की शादी तय हो चुकी थी और तारीख सिर पर आ गई थी, लेकिन लड़के वालों ने आखिरी वक्त पर शर्त रख दी थी कि शादी तभी होगी जब जमीन का वो टुकड़ा दहेज में दिया जाएगा जो बेटी के नाम है। रघुनाथ के लिए वो जमीन महज जमीन नहीं थी, वो उसकी बेटी की खुशियों और उसकी इज्जत की गारंटी थी। अगर आज रिकॉर्ड के कागज नहीं मिले तो बारात लौट जाएगी और पूरे गांव में उसकी नाक कट जाएगी। इसी डर, उम्मीद और मजबूरी के सहारे वो आज अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लेकर आया था। कमर में बंधे कुर्ते के अंदर उसने पैसे छुपा रखे थे, जो बेटी के दहेज के लिए जोड़ जोड़ कर रखे थे। उसने अपनी इकलौती दूध देने वाली भैंस बेच दी थी, पत्नी के बचे कुचे गहने गिरवी रख दिए थे और रिश्तेदारों से उधार लेकर ये रकम जुटाई थी। उसका दिल अंदर ही अंदर रो रहा था कि बेटी के नाम के पैसे एक जालिम और पेटू क्लर्क की जेब में जाने वाले हैं, मगर वो जानता था कि यहाँ सीधे तरीके से काम होना नामुमकिन है। दोपहर के 2 बज चुके थे। गर्मी और चिपचिपाहट और बढ़ गई थी। दफ्तर बंद होने का वक्त पास आ रहा था और रघुनाथ का दिल डूब रहा था। वो बार बार उठकर दरवाजे की तरफ देखता, लेकिन वहां खड़ा वर्दी वाला सिपाही उसे धक्का देकर पीछे कर देता और गाली देकर बैठने को कहता। रघुनाथ ने कई बार नरेंद्र के आगे हाथ जोड़े, पैर पकड़े, बोला, भगवान के लिए एक बार बड़े बाबू से मिलवा दो, मेरी बेटी की जिंदगी दांव पर लगी है। मगर नरेंद्र का दिल भी पत्थर का था। वो हर बार झिड़क देता, बाबूजी अभी साहब बहुत बिजी हैं, बड़े लोग बैठे हैं, बुलावा आएगा तब जाना। रघुनाथ की आंखें भर आईं, गला सूख गया। उसने फटे होठों पर जीभ फेरी और ऊपर आसमान की तरफ देखकर बुदबुदाया, हे भगवान, जालिम के दिल में थोड़ी दया डाल दे, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। अंदर चुन्नीलाल घर जाने की तैयारी कर रहा था। फाइलें समेटते हुए उसने नरेंद्र को आवाज दी, चाय का आखिरी कप ले आ, दिन भर की थकान उतर जाए। चाय पीते हुए उसने पूछा, बाहर कोई ढंग का मुर्गा है या बस ये फटे हाल लोग ही हैं? नरेंद्र ने चालाक मुस्कान के साथ कहा, सरकार, एक बूढ़ा सुबह से बैठा है, बहुत तड़प रहा है, बार बार कपड़े की पोटली टटोलता है, लगता है अच्छा माल है। चुन्नीलाल की आंखों में शिकारी जैसी चमक आ गई। उसने मूंछों को ताव दिया और बोला, अच्छा तो बुला ले, देखें कितनी हैसियत है उसमें। बाहर रघुनाथ उम्मीद और डर के बीच माला जप रहा था कि नरेंद्र ने कड़क आवाज में पुकारा, ओ बाबा, इधर आ, किस्मत खुल गई, बड़े बाबू ने बुलाया है। रघुनाथ को यकीन नहीं हुआ। वो लड़खड़ाता हुआ उठा, पगड़ी संभाली, फाइल सीने से चिपकाई और कांपते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसे लग रहा था जैसे शेर की मान में जा रहा हो, मगर बेटी का चेहरा आंखों के सामने आ गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे पगड़ी उतारनी पड़े या हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना पड़े, आज कागज लेकर ही जाएगा।
उसने धीरे से पर्दे को हटाया और अंदर घुसा। अंदर से भारी आवाज आई, आजा अंदर, क्या तमाशा कर रखा है? रघुनाथ डरते डरते अंदर दाखिल हुआ। कमरा अंधेरा और घुटन भरा था। ऊपर लगा पंखा बूढ़े इंजन की तरह कराहता हुआ घूम रहा था। चुन्नीलाल अपनी बड़ी सी घूमने वाली कुर्सी पर ऐंठ कर बैठा था और उसके सामने मेज पर एक पीतल की नेम प्लेट रखी थी जिस पर उसका नाम और ओहदा खुदा था। उसने रघुनाथ को ऊपर से नीचे तक एक तानाशाही नजर से देखा। उसकी नजरें रघुनाथ के चेहरे या आंखों पर नहीं बल्कि उसकी कमर में बंधे कपड़े पर थी, जहां पैसों की पोटली का उभार साफ दिख रहा था। चुन्नीलाल के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। उसने रघुनाथ को बैठने का इशारा तक नहीं किया, उल्टा कुर्सी पर पीछे टिकते हुए बोला, क्या काम है बड़े बाबू से? सुबह से दफ्तर में हंगामा मचा रखा है, दिमाग खा गए हो? रघुनाथ ने कांपते हाथों से फाइल मेज पर रखी और हाथ जोड़कर बोला, मालिक, मैं रघुनाथ हूँ, चक नंबर 4 से आया हूँ। मेरा जमीन के रिकॉर्ड का मामला है। 6 महीने हो गए चक्कर लगाते लगाते, जूते घिस गए, बदन जवाब दे गया मगर कागज नहीं मिले। अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है, अगर कागज नहीं मिले तो मेरी नाक कट जाएगी। लड़के वाले बारात वापस ले जाएंगे। भगवान के लिए मुझ गरीब पर दया कर दीजिए, बस दस्तखत कर दीजिए। चुन्नीलाल ने फाइल खोली और कागजों को यूं पलटने लगा जैसे उस पर बोझ लदा हो। नाक सिकोड़ते हुए बोला, अरे भाई, तुम्हारी फाइल में तो बहुत गड़बड़ है। पटवारी की रिपोर्ट अधूरी है, इंतखाब नंबर में भी गलती है। ये काम ऐसे झट से नहीं होता, सरकारी काम है, समय लगता है, 1-2 महीना तो लग ही जाएगा। ये सुनते ही रघुनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखों में पानी भर आया। वो रोते हुए बोला, मालिक, ऐसा जुल्म मत कीजिए, 2 महीना बहुत दूर है, मेरे पास 2 दिन भी नहीं है। लड़के वालों ने साफ कह दिया है, जमीन के कागज नहीं मिले तो रिश्ता खत्म। मेरी बेटी कुंवारी घर बैठ जाएगी, आपके भी बच्चे होंगे, मेरी लाज का सवाल है। हाथ जोड़ता हूँ, मेरी पगड़ी की कसम, मेरा काम कर दीजिए। चुन्नीलाल ने फाइल मेज पर पटकी और झल्लाकर बोला, ये सरकारी दफ्तर है, धर्मशाला नहीं। रोने धोने से काम नहीं चलता, कानून कानून होता है। अगर फाइल कच्ची है तो मैं दस्तखत कैसे कर दूं? कल को मेरी नौकरी गई तो क्या तुम मुझे पालोगे? जाओ, पहले कागज पूरे करो, फिर आना। रघुनाथ समझ गया कि ये सब बहाने हैं, असल खेल उसकी जेब का है। उसने अपनी बेबसी और आत्मसम्मान को एक तरफ रखा और वो आखिरी दांव चल दिया जिसके लिए वो तैयारी करके आया था। उसने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, फिर कांपते हाथों से कमर में बंधी गिरह खोली और उसमें से मैले कुचैले नोटों की एक गड्डी निकाली। ये कुल रुपए थे जो उसने जिंदगी भर की मजदूरी से जोड़े थे। उसने पैसे मेज पर चुन्नीलाल के सामने रख दिए और दबे गले से बोला, मालिक, यही मेरी सारी पूंजी है। बेटी के दहेज के पैसे हैं, भैंस बेच दी, घरवाली के कानों की बालियां गिरवी रख दी, बस इतने ही बन पाए। ये सब आपके हैं, रख लीजिए, बस मेरी फाइल पर दस्तखत कर दीजिए और मुझे कागज दे दीजिए। जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा, आपके बच्चों के लिए दुआ करता रहूंगा। चुन्नीलाल की नजरें नोटों पर चिपक गईं, एक नजर पैसों पर, दूसरी रघुनाथ के चेहरे पर। रकम उसके लिए बड़ी नहीं थी, मगर एक गरीब किसान से ये सब निकलवाने का मजा अलग था। उसके अंदर जीत की लहर दौड़ गई। मन ही मन सोचने लगा, चलो आज का खर्चा पानी निकल आया, शाम की महफिल भी जम जाएगी। उसने बेरुखी से हाथ बढ़ाया और नोटों की गड्डी उठा ली। मोटी उंगली पर थूक लगाकर बड़े सलीके से गिनने लगा। 1, 2, 3। आंखों में लालच नाच रहा था। उस पल उसे ना रघुनाथ की मजबूरी दिखी, ना उसकी बेटी की शादी। उसे सिर्फ उन कागजों की भूख दिख रही थी जो उसकी मुट्ठी में थे। पैसे गिनकर उसने संतोष से सिर हिलाया, नोटों को दराज में डाला और चाबी घुमा दी। फिर रघुनाथ की तरफ देखकर टेढ़ी हंसी हंसते हुए बोला, अरे भाई, तुम तो समझदार निकले। पहले ही ये नजराना दे देते तो इतना भटकता ही नहीं पड़ता। चलो, अब तुम्हारी फाइल भी देख लेते हैं, शायद कोई रास्ता निकल आए। उसने दोबारा फाइल उठाई और कलम हाथ में ले लिया। रघुनाथ ये सब देख रहा था। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था।
उसकी बेटी का हक उस जालिम की दराज में बंद हो चुका था। उसके अंदर का बाप तड़प रहा था, मगर उसके अंदर का इंसान जाग रहा था। एक ऐसा इंसान जो बरसों से सोया पड़ा था, एक ऐसा तूफान जो उसकी खामोशी के नीचे पल रहा था। उसने चुन्नी लाल को दराज बंद करते देखा और फिर उसकी नजरें चुन्नी लाल के चेहरे पर टिक गईं, जो अभी भी तंज भरी मुस्कान से चमक रहा था। अचानक रघुनाथ के वजूद की भाषा बदल गई। उसका वो झुका हुआ कंधा, जो अब तक मजबूरी के बोझ में दबा लग रहा था, एक झटके में सीधा हो गया। उसकी आंखें, जो थोड़ी देर पहले तक आंसुओं से भरी थीं, अब अजीब सी चमक से भर गईं। उनमें एक ऐसी ठंडी शक्ति और अंदर सुलगती आग थी जो किसी आम किसान की आंखों में नहीं होती। उसने अपने होंठ भींच लिए और एक गहरी सांस ली। चुन्नीलाल मेज पर झुका फाइल में कुछ लिख रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ा वो लाचार सा बूढ़ा अब क्या करने वाला है। रघुनाथ ने अपना हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाया और सिर पर बंधी पुरानी मैली पगड़ी उतार दी। उसके सिर के बाल बिखरे हुए और पूरी तरह सफेद थे, मगर उसके माथे पर एक गहरा जख्म का निशान साफ नजर आ रहा था, जो अब तक पगड़ी के नीचे छुपा था। ये निशान किसी हादसे का नहीं, बल्कि किसी पुरानी लड़ाई की गवाही दे रहा था। रघुनाथ ने पगड़ी को बड़े सलीके और ठहराव के साथ चुन्नी लाल की मेज पर रख दिया, जैसे वो कोई चुनौती सामने रख रहा हो। मेज पर कुछ रखे जाने की आवाज सुनकर चुन्नीलाल चौंक गया। उसने सिर उठाकर देखा। सामने खड़ा आदमी अब वो गिड़गिड़ाने वाला किसान नहीं था। उसका पूरा कद काठी ही बदल चुका था। चेहरे से बेबसी गायब हो चुकी थी और उसकी जगह ऐसा रोब और दबदबा आ गया था कि चुन्नी लाल के हाथ से कलम गिरते गिरते बची। रघुनाथ ने अपनी कमर पूरी तरह सीधी की, मेज के दोनों किनारों पर हाथ टिकाए और सीधा चुन्नी लाल की आंखों में आंखें डाल दी। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। पंखे की घूं घूं के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। रघुनाथ के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी और उसने भारी गूंजती हुई आवाज में बोलना शुरू किया। यह आवाज किसी मजबूर आदमी की नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे इंसान की थी जो फैसला सुनाने की ताकत रखता हो। रघुनाथ बोला, मुंशी चुन्नी लाल, मेरी बेटी के शादी के लिए जो पैसे तुमने लिए थे, वो तुमने अपनी दराज में रख लिए और तुम्हें लगा कि एक और गरीब किसान को निपटा दिया। लेकिन तुम ये भूल गए कि हर शिकार खाने के लिए नहीं होता। कुछ शिकार गले का फंदा भी बन जाते हैं। उसकी आवाज और सख्त हो गई। तुमने मेरी फटी कमीज देखी, मेरी झुकी हुई कमर देखी, मेरी लाचारी देखी, लेकिन तुमने मेरी आंखों में वो नहीं देखा जो देखना चाहिए था। तुम्हें लगा कि इस कुर्सी पर बैठकर तुम भगवान बन गए हो। तुम्हारी हुकूमत में कोई तुम्हें ललकार नहीं सकता। रघुनाथ थोड़ा और झुका। आज तुम्हारी यही गलतफहमी टूटने वाली है, क्योंकि जिस आदमी से तुमने रिश्वत ली है, वो जमीन का टुकड़ा लेने नहीं आया था। वो कुछ और लेने आया है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी दराज में रखे पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। चुन्नी लाल हक्का बक्का रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ये बूढ़ा आखिर कह क्या रहा है। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये पागल हो गया है? उसने गुस्से में कुछ बोलना चाहा, मगर गले से आवाज नहीं निकली। रघुनाथ की नजरों में ऐसी शक्ति थी जैसे उसने उसे कुर्सी समेत जकड़ लिया हो। रघुनाथ ने धीरे से अपना हाथ कुर्ते की जेब की तरफ बढ़ाया। चुन्नी लाल की आंखें उसके हाथ का पीछा करने लगीं। डर की एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ में दौड़ गई। उसे लगा शायद अब कोई हथियार निकलेगा, लेकिन रघुनाथ ने जेब से हथियार नहीं, बल्कि एक बहुत पुराना जंग लगा हुआ धातु का निशान निकाला और पगड़ी के पास ही मेज पर रख दिया। उस पर कुछ लिखा था जो वक्त के साथ मिट सा गया था। चुन्नीलाल उसे पहचानने की कोशिश करने लगा। रघुनाथ मेज पर झुकते हुए धीमी मगर चुभती आवाज में बोला, पहचाना मुंशी जी? ये वही निशानी है जिसे तुम भूल चुके हो, मगर ये तुम्हें नहीं भूली। आज पूरे 20 साल बाद ये तुम्हारे सामने आई है, और अकेली नहीं आई है, अपने साथ वो तूफान लाई है जो तुम्हारी ये कुर्सी, ये मेज और तुम्हारा सारा घमंड बहा ले जाएगा। उसकी आंखों में आग और गहरी हो गई। तुमने कानून को अपनी जेब में डाल रखा था,
लेकिन आज तुम्हें पता चलेगा कि कानून से बड़ा भी एक डर होता है, ऐसा डर जो आदमी की सांसें रोक देता है और उससे चलते फिरते लाश बना देता है। रघुनाथ ने चुन्नी लाल के चेहरे की तरफ इशारा किया। जरा गौर से देखो मुझे, शायद तुम्हें वो रात याद आ जाए जब तुमने एक फैसले पर दस्तखत किए थे और हंसते हंसते एक भरा पूरा घर उजाड़ दिया था। मैं वही बीता हुआ वक्त हूँ जो लौट कर आया है, और मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक हिसाब बराबर नहीं हो जाता। चुन्नीलाल की आंखें डर से फैल गईं, माथे से पसीना टपकने लगा, दिल सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। उसका बीता हुआ कल किसी डरावनी फिल्म की तरह आंखों के सामने घूमने लगा और सामने खड़ा रघुनाथ अब उसे इंसान नहीं बल्कि उसका हिसाब लेने आया हुआ मौत का साया लग रहा था। दफ्तर का दरवाजा अभी बंद था, मगर चुन्नी लाल को लग रहा था कि उसकी जिंदगी का दरवाजा अब बंद होने वाला है। ये कहानी जो एक मामूली रिश्वत से शुरू हुई थी, अब ऐसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रघुनाथ यानी वो रहस्यमय किसान अब पूरी तरह उस पर हावी हो चुका था और चुन्नीलाल अपनी ही कुर्सी पर ऐसे सिकुड़ गया था जैसे कोई अपराधी सजा का इंतजार कर रहा हो। बाहर की गर्मी अब उसे कमरे के अंदर भी महसूस हो रही थी, मगर ये गर्मी मौसम की नहीं थी, ये उस आग की थी जो उसके सामने खुलने वाली थी और उसे राख कर देने को तैयार थी। दफ्तर का वो आधा अंधेरा और दम घोटू कमरा, जहां सिर्फ छत के पंखे की थकी हुई परेशान करने वाली आवाज गूंज रही थी, वहां वक्त जैसे जम गया था। चुन्नी लाल की सांसें सीने में अटक गई थीं और उसकी आंखें मेज पर रखे उस जंग लगे धातु के निशान पर टिक गई थीं, जिसे रघुनाथ अपनी पगड़ी के साथ रख गया था। ये कोई साधारण लोहे का टुकड़ा नहीं था, बल्कि खून से सना हुआ अतीत था, एक जिंदा सबूत। उसे देखते ही चुन्नी लाल के दिमाग के बंद पड़े तहखानों में 20 साल पुरानी धूल उड़ने लगी और एक ऐसा डरावना मंजर सामने आने लगा जिसे वो अपनी यादों के कब्रिस्तान में बहुत पहले दफना चुका था। रघुनाथ की झुकी हुई कमर, जो कुछ देर पहले तक उम्र और गरीबी के बोझ से दबी हुई लग रही थी, अब तनी हुई कमान की तरह सीधी हो चुकी थी। उसके चेहरे की गहरी झुर्रियां, जो पहले मजबूरी और लाचारी की कहानी सुना रही थीं, अब उनमें ऐसा रोब, ऐसा दबदबा था, ऐसी दहशत थी जो सिर्फ उन लोगों के चेहरों पर आती है जिन्होंने जिंदगी और मौत के खेल में मौत बांटना सीख लिया हो। चुन्नीलाल ने अपने सूखे और फटे होठों पर जीभ फेरने की कोशिश की, मगर उसका गला सूखी रेत की तरह भर चुका था। हर सांस कांटों की तरह चुभ रही थी। उसके दिमाग में खतरे की हजारों घंटियां एक साथ बज उठीं, क्योंकि वो उस धातु के निशान को पहचान चुका था। ये निशान उस इलाके के कुख्यात और डर का दूसरा नाम बने बागी गिरोह का था, जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े जमींदारों, दबंगों और पुलिस अफसरों की रातों की नींद उड़ जाती थी। रघुनाथ ने चुन्नी लाल की आंखों में उभरते उस गहरे डर को पढ़ लिया। उसके होठों पर एक जहरीली जीत की मुस्कान फैल गई। वो मेज पर और झुकते हुए भारी और गूंजती आवाज में बोला, क्यों मुंशी जी, याददाश्त पर जोर डाल रहे हो? याद आ गया कि ये जंग लगा निशान किसका है और इसके पीछे कौन सी कहानी दबी पड़ी है? अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं याद दिला देता हूँ। ये उसी राजा का निशान है जिसकी पुश्तैनी जमीन तुमने 20 साल पहले मोटी रिश्वत लेकर एक जालिम जमींदार के नाम चढ़ा दी थी और जिसके पूरे परिवार को तुम्हारे दस्तखत और झूठी गवाही ने कब्र में उतार दिया था। चुन्नी लाल के शरीर में सिहरन दौड़ गई, जैसे किसी ने रीढ़ में बर्फ डाल दी हो। उसका खून ठंडा पड़ने लगा। राजा, ये नाम उसके लिए सिर्फ नाम नहीं था, ये मौत का फरमान था, दहशत की मोहर। 20 साल पहले राजा एक सीधा साधा मेहनती किसान था, बिल्कुल उसी रघुनाथ की तरह जो आज उसके सामने खड़ा था। उस वक्त भी चुन्नी लाल ने वही किया था जो वो हमेशा करता आया था। उसने दूसरी पार्टी से नोटों की गड्डियां ली और राजा की जमीन के कागजों में हेर फेर कर दी। उसके बाद जो हुआ वो खून से लिखा गया इतिहास था। झगड़े भड़के, आग लगी और राजा का हंसता खेलता घर राख बन गया। उसके बूढ़े माँ बाप और जवान भाई को बेरहमी से मार डाला गया।
राजा किसी तरह जान बचाकर भाग निकला और फिर उसने वो रास्ता चुन लिया जहां से वापसी नहीं होती। वो जंगलों और पहाड़ों में चला गया और वहां उसने अपना कानून खुद बनाया। लोग कहते थे कि राजा मर चुका है या किसी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया, मगर आज वही राजा जिंदा था, मौत बनकर अपने बीते हुए का हिसाब लेने चुन्नीलाल के सामने खड़ा था। रघुनाथ यानी राजा उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुमने सोचा होगा कि वो अनपढ़ किसान मिट्टी में मिल गया होगा, मगर याद रखो मुंशी जी, किसान बीज होता है, जितना उसे दबाओगे उतना ही ताकतवर होकर उगता है। मैंने 20 साल इंतजार किया है इस एक पल का, उस दिन का जब मैं तुम्हारी आंखों में वही बेबसी देख सकूं जो उस दिन मेरे बूढ़े बाप की आंखों में थी, जब तुमने उसे धक्के मारकर दफ्तर से निकाला था और उसकी पगड़ी उछाल दी थी। आज तुम उसी कुर्सी पर बैठे हो, उसी दफ्तर में हो, मगर ताकत तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास है। फैसला भी मेरा होगा और सजा भी। चुन्नीलाल ने कांपती आवाज में बोलने की कोशिश की। राजा, तुम तो फरार हो, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। अगर मैंने शोर मचा दिया तो? राजा ने जोरदार तंज भरी हंसी हंसी। उसकी हंसी से कमरे की दीवारें तक कांप उठी। उसने कहा, शोर मचाओगे मुंशी जी? किसे बुलाओगे? बाहर खड़े उस सिपाही को जो तुम्हारे टुकड़ों पर पलता है, या उस पुलिस को जो मेरे नाम से कांपती है? तुम्हें लगता है मैं यहाँ अकेला आया हूँ? पूरे दफ्तर के बाहर मेरे आदमी भेष बदलकर खड़े हैं। तुम्हारा वही नायब नरेंद्र जो तुम्हें पानी पिलाता है और हाँ में हाँ मिलाता है, उसकी कनपटी पर इस वक्त मेरे साथी की बंदूक है। तुम इस कमरे में कैद हो मुंशी। ये कैद सलाखों वाली नहीं, तुम्हारे अपने कर्मों की कैद है, और यहाँ से कोई रिहाई नहीं होती। रघुनाथ ने मेज पर रखे हुए नोटों की गड्डी उठा ली, जिसे चुन्नीलाल ने कुछ देर पहले अपने दराज में दबा दिया था, मगर रघुनाथ ने उसे कब वापस निकाल लिया, चुन्नीलाल को भनक तक नहीं लगी। रघुनाथ ने नोटों को हवा में लहराते हुए कहा, ये कागज के टुकड़े जिनके लिए तूने अपना जमीर बेचा, अपनी आस्था बेची और इंसानियत को रौंदा, इनकी मेरे सामने क्या औकात है? मैं चाहूं तो आज इसी पल तेरी पूरी मेज नोटों से भर दूं, और चाहूं तो यहीं तेरी लाश बिछा दूं, मगर मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। मौत बहुत छोटी सजा है। मैं चाहता हूं तू हर पल मरे, डर से, खौफ से, और इस एहसास से कि तेरी जिंदगी की डोर अब उस आदमी के हाथ में है जिसे तूने कभी कीड़ा समझकर कुचल दिया था। चुन्नीलाल का दिल सीने में हथौड़े की तरह धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि उसका बायां हाथ सुन्न पड़ रहा है और सीने में एक असहनीय दबाव बढ़ता जा रहा है। ये डर का दबाव था जो उसकी नसें फाड़ रहा था। उसने कांपते हाथों से पानी के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर हाथ इतना थरथरा रहा था कि गिलास मेज पर पलट गया और पानी फाइलों पर ही फैल गया। रघुनाथ ने उसकी हालत देख तंज कसते हुए कहा, क्या हुआ मुंशी जी? प्यास लग गई? गला सूख गया? अभी तो कहानी शुरू हुई है और आप अभी से हाँफने लगे। जो बाहर आप गरीबों को पानी तक नहीं पीने देते थे, आज आपके सामने पानी है, मगर आप पी नहीं सकते। यही कर्मों का हिसाब है जिससे आप सारी जिंदगी भागते रहे, मगर आज वही आपको पकड़ चुका है। रघुनाथ कुर्सी घसीटकर चुन्नीलाल के बिल्कुल सामने बैठ गया। अब दोनों के बीच बस मेज का फासला था। रघुनाथ की आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके लहजे में दर्द और गुस्सा घुला हुआ था। उसने कहा, याद है मुंशी जी, जब मेरी बहन की शादी थी और मैं आपके पैरों में गिरा था कि मेरी जमीन दे दो वरना बारात लौट जाएगी, आपने क्या कहा था? आपने कहा था, कानून जज्बात नहीं देखता, कागज देखता है, और कागज तब चलते हैं जब पहिए लगते हैं। मैंने अपना सब कुछ बेचकर आपको पैसे दिए थे, फिर भी आपने काम नहीं किया। मेरी बहन ने बेइज्जती के डर से इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसकी लाश कुएं से मिली थी। वो मंजर आज भी मेरी आंखों में कांटे की तरह चुभता है और मुझे सोने नहीं देता। आपने सिर्फ एक किसान को नहीं लूटा था, आपने एक भाई की इज्जत बेची थी, एक बाप के बुढ़ापे को लूटा था। आज मैं उसी बहन का दहेज लौटाने आया हूं, मगर इस बार पैसे देने नहीं,
आपकी सांसें गिनने आया हूँ। चुन्नीलाल को अब यकीन हो चला था कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी सूरज डूबने वाला है। उसने राजा के बारे में सुना था कि वो रहम नहीं करता, जालिमों से हिसाब चुकाने के लिए मशहूर है और उसकी अदालत में माफी की कोई जगह नहीं होती। चुन्नीलाल ने गिड़गिड़ाने की कोशिश की, दोनों हाथ जोड़कर बोला, राजा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, ब्याज समेत दूंगा। आपकी जमीन के कागज अभी अभी बनवा देता हूँ। जो कहोगे वही करूंगा। बस बस मेरी जान बख्श दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका वास्ता। रघुनाथ का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, पेशानी की नसें तन गईं। उसने मेज पर जोर से मुक्का मारा और शेर की तरह दहाड़ा, बंद करो ये ड्रामा। मुंशी, जब तुम दूसरों के मासूम बच्चों के मुंह से निवाला छीनते थे, तब अपने बच्चे याद नहीं आए? जब तुम विधवाओं को रुलाते थे और अनाथों का हक खाते थे, तब तुम्हें दया नहीं आई? आज जब मौत सिर पर खड़ी है, तो बच्चे याद आ रहे हैं? दराज में रखे ये पैसे तुम्हारे कफन के हैं। मैंने ये सब इसलिए किया था कि देखूं 20 साल में तुम्हारे अंदर का इंसान जगा या नहीं। मैंने तुम्हें आखिरी मौका दिया था। अगर आज तुम एक बूढ़े लाचार किसान पर रहम खा लेते और बिना घूस काम कर देते, तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देता और लौट जाता। मगर तुमने साबित कर दिया कि सांप की फितरत डसना ही होती है, चाहे वो कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए। तुम सुधरने वाले नहीं हो। तुमने अपनी मौत खुद चुनी है और इस कागज पर दस्तखत भी तुमने खुद किए हैं। चुन्नीलाल की सांस उखड़ने लगी। उसे लगा कमरे की हवा खत्म हो गई है और ऑक्सीजन की जगह जहर भर गया है। वो कमीज का बटन खोलने लगा, मगर उंगलियां साथ ही नहीं दे रही थीं। उसे पता था बाहर पुलिस है, कानून है, कचहरी है, मगर उस बंद कमरे में कानून से बड़ा एक डर मौजूद था। एक ऐसा इंसान जो कानून की पहुंच से बहुत दूर था और जिसका इंसाफ गोली और बारूद से होता था। रघुनाथ ने जेब से एक छोटी चांदी की डिब्बी निकाली, इत्मीनान से खोली और उसमें से तमाकू की एक चुटकी मुंह में रख ली। उसका अंदाज इतना बेपरवाह था जैसे किसी बगीचे में बैठा हो। यही बेपरवाही चुन्नीलाल के लिए और ज्यादा डर और तकलीफ बन गई। रघुनाथ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, चुन्नीलाल जी, मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। गोली की मौत तो बहुत आसान होती है, एक पल में सब खत्म, न दर्द न एहसास। मैं तुम्हें वही मौत दूंगा जो तुमने मेरी बहन को दी थी, घुट घुट कर मरने वाली, तड़प तड़प कर मरने वाली मौत। मैं तुम्हें यहीं बैठा देखूंगा कि तुम्हारी सांसें कैसे टूटती हैं और तुम्हारा ये सड़ा हुआ काला दिल कैसे बंद होता है। मैंने सुना है कि जब इंसान बहुत ज्यादा डर जाता है तो उसका दिल उसका साथ छोड़ देता है। आज मैं यही देखना चाहता हूँ कि डर इंसान को कैसे मारता है। चुन्नीलाल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे राजा के चेहरे की जगह कभी उसकी मरी हुई बहन का चेहरा दिखता, कभी उसके बूढ़े बाप का और कभी उन हजारों गरीबों का जिन्हें उसने रौंदा था। उसके कानों में उसकी बद्दुआएं और चीखें गूंजने लगीं। उसे लगा कमरे की दीवारें सिकुड़ रही हैं और छत उस पर गिर पड़ी है। उसने उठने की कोशिश की, शायद दरवाजे तक पहुंच जाए और भाग निकले, मगर उसकी टांगों में जान ही नहीं थी। शरीर जवाब दे चुका था। वो कुर्सी पर ही ढेर हो गया और सिर पीछे की ओर लुढ़क गया। रघुनाथ ने उसे उठते देखकर रोका नहीं, आराम से बैठा रहा और बोला, बैठ जाओ चुन्नीलाल जी, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो हिसाब बाकी है। अभी तो तुम्हें उन सब लोगों के नाम सुनने हैं जिनकी जिंदगियां तुमने तबाह की। अभी तो तुम्हें उस आग की जलन महसूस करनी है जो तुमने दूसरों के घरों में लगाई थी। देखो, बाहर सूरज डूब रहा है, खिड़की से देखो, आखिरी किरणें जा रही हैं। तुम्हारी जिंदगी का सूरज भी उसके साथ डूब रहा है। ये तुम्हारी आखिरी शाम है। ध्यान से देख लो और अलविदा कह दो। कमरे में पूरा सन्नाटा छा गया था। बस चुन्नीलाल की भारी उखड़ती हुई सांसों की आवाज थी, जैसे कोई पुराना जंग लगा इंजन हाँफ रहा हो। रघुनाथ यानी राजा अपनी जगह से उठा और बहुत आहिस्ता कदमों से चलकर चुन्नीलाल के पीछे जा खड़ा हुआ। चुन्नीलाल की गर्दन कुर्सी की पीठ पर बेजान लटकी थी और उसकी पथराई आंखें छत को घूर रही थीं। उनमें डर और दहशत हमेशा के लिए जम चुकी थी। राजा ने अपना भारी हाथ चुन्नीलाल के कंधे पर रखा तो उसका पूरा शरीर जोर से कांप उठा,
जैसे 1000 बोल्ट का झटका लगा हो। राजा झुका और उसके कान में धीरे से बोला, चुन्नीलाल जी, डर लग रहा है ना? यही वो डर है जो तुम दूसरों को बेचा करते थे, जिसका धंधा तुम रोज करते थे। कानून का डर दिखाते थे, पुलिस और जेल का डर दिखाते थे और गरीबों की जेब काटते थे। आज देखो, कानून से भी बड़ा डर तुम्हारे सिर पर खड़ा है। ये मौत का डर है, और मौत को कोई रिश्वत नहीं दी जाती। मौत को फर्जी फाइलों में नहीं छुपाया जाता, न उसकी तारीख बदली जाती है। मौत का कोई हेड क्लर्क नहीं होता जिसे पैसे खिलाकर लौटा दो। ये अटल है और ये आ चुकी है, तुम्हारी दहलीज लांघ चुकी है। चुन्नीलाल का सीना दर्द से फट रहा था। उसे लग रहा था कोई लोहे की मुट्ठी में उसका दिल पकड़कर मसल रहा है। पसलियां टूटने लगी थीं। उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा। वो कुछ बोलना चाहता था, होंठ हिल रहे थे। शायद पानी मांग रहा था, शायद माफी, या शायद भगवान का नाम लेना चाहता था, मगर शब्द गले में ही दम तोड़ रहे थे। आवाज साथ छोड़ चुकी थी। राजा की नजर मेज पर पड़े पानी के गिलास पर गई, जो गिर चुका था, और उसका पानी फाइलों को भिगो रहा था। फिर उसने चुन्नीलाल की तरफ देखा और अफसोस से सिर हिलाया। पानी भी नसीब नहीं हुआ तुम्हें। चुन्नीलाल, ये भगवान का इंसाफ है। तुमने लोगों को प्यासा मारा, आज खुद प्यासे मरोगे। तुम्हारा गला सूखा ही रहेगा। राजा ने चुन्नीलाल की मेज की दराज खोली और उसमें से अपनी दी हुई 500 की रकम निकाल ली। वही पैसे जो रघुनाथ ने बेटी के दहेज के लिए दिए थे। उसने पैसे जेब में रखे और कहा, ये पैसे मेरी बेटी के नहीं थे, ये मेरी उस बहन के कफन के पैसे हैं जो तुमने खा लिए थे। मैं अपना माल वापस ले रहा हूँ। तुम्हारा माल यहीं सड़ेगा। तुम्हारी रिश्वत की कमाई, ये गंदे नोट यहीं इसी दराज में पड़े रहेंगे। कोई तुम्हारे साथ चिता तक नहीं जाएगा। अगर किसी ने तुम्हें मारा है तो वो ये डर है जो तुम्हारी आंखों में भरा है, और वो बद्दुआएं जो तुम्हारे गले का फंदा बनी हुई हैं। चुन्नीलाल की आंखें पथराने लगी थीं। शरीर की गर्मी खत्म हो रही थी। मौत की ठंडी परछाई उसके अंदर उतर रही थी। उसने आखिरी बार कोशिश की कि राजा की तरफ देख सके, मगर नजर जवाब दे चुकी थी। सामने सिर्फ अंधेरा था, गहरा अंधेरा। राजा ने देखा, चुन्नीलाल का शरीर एक जोरदार झटके से अकड़ा। पैरों ने जमीन को रगड़ा और फिर ढीले पड़ गए। गर्दन एक तरफ लुढ़क गई और खुली बेनूर आंखें खाली छत को घूरती रह गईं। हेड क्लर्क चुन्नीलाल, जो उस दफ्तर का तानाशाह था, अपनी ही कुर्सी पर अपने ही कर्मों के बोझ तले मर चुका था। न गोली से न चाकू से उसे उसके अपने डर ने मारा था। उसके अपने किए का हिसाब उसके सामने आ खड़ा हुआ था। राजा ने नब्ज नहीं टटोली। वो जानता था, जब डर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो आत्मा शरीर में नहीं टिकती, उड़ जाती है। उसने मेज पर रखी अपनी मैली पगड़ी उठाई और फिर से सिर पर बांध ली। कमर झुकाई, चेहरे के भाव बदले, और फिर वही बूढ़ा लाचार रघुनाथ बन गया। उसने वो जंग लगा धातु का निशान भी उठा लिया जो सबूत और चुनौती के तौर पर लाया था। अब वहां चुन्नीलाल की लाश के सिवा कोई सबूत नहीं था। रघुनाथ ने आखिरी बार नफरत भरी नजर चुन्नीलाल की लाश पर डाली और होठों ही होठों में कहा, हिसाब बराबर हुआ चुन्नीलाल। अब अपनी फाइल लेकर ऊपर वाले के पास जाओ। वहां न रिश्वत चलती है न सिफारिश, वहां सिर्फ इंसाफ होता है। रघुनाथ ने बहुत सुकून से दफ्तर का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। बाहर बरामदे में अभी भी लोग बैठे थे और गर्मी की तपिश वैसी ही थी। नायब नरेंद्र चाय की ट्रे उठाए आ रहा था। नरेंद्र ने रघुनाथ को बाहर आते देखा तो तंजिया अंदाज में पूछा, क्यों बाबा जी, काम हो गया या अभी और धक्के खाने हैं? बड़ा वक्त लगाया अंदर। रघुनाथ ने अपनी आंखों में वही पुरानी बेबसी और गुहार लाकर कहा, बेटा, बड़े बाबू आराम कर रहे हैं, वो सो गए हैं। उन्होंने कहा है कि अब कोई अंदर ना आए, वो बहुत थक गए हैं, उन्हें तंग मत करना। नरेंद्र हंसकर बोला, हाँ भाई, माल कमाकर थक ही जाता है बंदा। तू जा, तेरा काम अब हो गया होगा। रघुनाथ ने सिर हिलाया और आहिस्ता कदमों से चलता हुआ भीड़ में गुम हो गया। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि वो बूढ़ा और कमजोर किसान जो बाहर निकला है वो दरअसल मौत का सौदागर था और दफ्तर के अंदर एक लाश छोड़ आया है। कुछ देर के बाद
नरेंद्र चाय लेकर अंदर गया तो उसने देखा कि चुन्नीलाल कुर्सी पर सर टेक के अजीब अंदाज में पड़ा है। उसने सोचा शायद बाबूजी वाकई सो गए हैं। उसने मेज पर चाय रखी और आवाज दी, सरकार चाय पी लीजिए, ठंडी हो रही है। मगर कोई जवाब नहीं आया। नरेंद्र आगे बढ़कर चुन्नीलाल के कंधे को हिलाया तो उसका जिस्म एक बेजान बोरी की तरह एक तरफ लुढ़क गया और उसका खौफनाक चेहरा सामने आया, जिस पर अभी तक दहशत और दर्द के आसार नुमाया थे। उसकी आंखें खुली थीं और मुंह से झाग बह रहा था। नरेंद्र के हाथ से ट्रे छूट गई और वो चीख मार कर बाहर भागा। अरे लोगों, दौड़ो, गजब हो गया, बड़े बाबू को कुछ हो गया है, वो मर गए हैं। दफ्तर में भगदड़ मच गई। लोग अंदर घुस आए। किसी ने कहा हार्ट अटैक हुआ है, किसी ने कहा गर्मी लग गई है, मगर असली हकीकत सिर्फ वो खामोश दीवारें जानती थीं जिन्होंने राजा की गरजदार आवाज और चुन्नीलाल की आखिरी सिसकियां सुनी थीं। थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए पहुंच गई। थानेदार ने लाश का मुआयना किया और मेज पर पड़ी फाइलों को देखा। वहां कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कत्ल की तरफ इशारा करती। दिखने में ये तो बस प्राकृतिक मौत लग रही थी। शरीर पर कोई निशान नहीं था, मगर थानेदार की नजर मेज के कोने पर पड़ी, जहां उंगली से मेज की धूल पर कुछ लिखा हुआ था। ये शायद उसी वक्त लिखा गया था। थानेदार ने गौर से पढ़ा। वहां टेढ़े मेढ़े शब्दों में लिखा था, राजा वापस आया है। ये पढ़कर थानेदार के चेहरे का रंग उड़ गया और उसके हाथों से फाइल गिर गई। वो पुराना अफसर था और राजा के नाम, उसके अंदाज से वो अच्छी तरह से वाकिफ था। वो समझ गया कि ये कोई हार्ट अटैक नहीं, बल्कि राजा की वापसी का पैगाम है और ये खामोश कत्ल है। उसने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इलाके की नाकाबंदी कर दो, तमाम रास्ते सील कर दो। राजा जिंदा है और वो यहीं कहीं मौजूद है। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा हवा के झोंकों की तरह आया और तूफान की तरह वो चला गया। वो भीड़ में घुल मिलकर कहीं दूर निकल चुका था, जहां कानून के हाथ नहीं पहुंच सकते थे। दफ्तर के बाहर खड़े गरीब हैरान थे कि इतना सेहतमंद और ताकतवर बाबू अचानक कैसे मर गया। मगर उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि जुल्म का पेड़ चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मौत का निवाला उससे बड़ा होता है। चुन्नीलाल की लाश को एम्बुलेंस में डाला जा रहा था और लोग बातें कर रहे थे कि बेचारा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सका। मगर हकीकत ये थी कि वो अपने गुनाहों की तपिश बर्दाश्त नहीं कर सका। वो डर जो उसने सारी जिंदगी दूसरों के दिलों में बिठाया था, आज उसी डर ने उसकी जान ले ली थी। कहानी का ये अंजाम इस बात का गवाह बन गया कि जब जमीन पर इंसाफ बिकने लगता है और कानून की आंखों पर पट्टी बन जाती है, तो फिर कुदरत ऐसे किरदारों को भेजती है जो कि तराजू को बराबर करते हैं। रघुनाथ या राजा, वो जो भी था, उसने साबित कर दिया कि कानून से बड़ा भी एक डर होता है, और वो है अपने किए हुए कर्मों के नतीजे के मिलने का डर, जो किसी भी वक्त किसी भी शक्ल में सामने आ सकता है। चुन्नीलाल की फाइल हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी और उस पर मोहर भी लग चुकी थी, एक ऐसी मोहर जो अब कभी मिट नहीं सकती थी। दोस्तों, गरीब की बद्दुआ और अन्याय का बोझ देर से ही सही लेकिन लौट कर जरूर आता है। आपकी क्या राय है, बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और स्थान वास्तविक जीवन से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखते हैं। कहानी का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय, जाति, धर्म या सरकारी विभाग को बदनाम करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समाज में फैले भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। ये वीडियो किसी भी प्रकार की हिंसा, अपराध या गैर कानूनी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देता है। धन्यवाद।